मित्रों नमस्कार। आज का अखबार में आज फिर आपका स्वागत है। और आज भी मैं बहुत सारी खबरें आपके सामने पेश करूंगा। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है कोविड-19 को लेके। चीन से जो खबर आ रही है कि वहाँ कोविड का कोरोना वायरस जो उसका नया वर्जन आया है, नया वेरिएंट आया है, वो BF7, उससे तबाही मच गई है और वहाँ लाखों लाशें गिर गई हैं। और जो वहाँ से कुछ छनकर खबर आ रही है उनमें कहा गया है कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, एक ही रूम में कई लोग लिटाए हुए हैं, डॉक्टरों को चलने तक की जगह नहीं मिल रही है। और अब जिस तरह से वहाँ लोग सड़कों पर उतर आए थे, कोविड के जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे शी जिनपिंग ने, उनके खिलाफ अब वो कहीं नज़र नहीं आ रहे क्योंकि चारों तरफ तबाही मची हुई है। और ऐसा भी कह रहे हैं कि जो वहाँ ग्रेवयार्ड है, जो वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं शवों को दफनाने के लिए। तो इसके बाद जो ज़्यादा केस आए हैं वो अमेरिका में आए हैं और फिर जापान में आए हैं। हमारे देश में भी, भारत में 131 केस आज आए हैं, लेकिन जो नया वेरिएंट है उसके अभी तक 4 केस आए हैं। और उसमें 3 केस तो राजस्थान के हैं। और उसमें से वो जो 3 केस है वो बेसिकली जो नूह है, हरियाणा का नूह शहर, जहाँ राहुल गांधी की आज रैली थी। और वहाँ जो लोग रैली में थे उनमें ही ये पाया गया है। तो इसलिए चिंता की बात हुई है कि जो रैली है उसको स्थगित कर देना चाहिए। आज कल आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी थी राहुल गांधी को, और फिर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि जानबूझकर रैली को स्थगित करने की साजिश हो रही है। और राहुल गांधी ने भी आज भी वहाँ नू में अपने रैली में भी इस बात को कहा है। लेकिन मित्रों, ये बात सही है कि हमारे देश में भी चिंता की बात है, लेकिन हमारे देश में सबसे अच्छी बात यह है कि BF7 से डरने की बात नहीं है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं माणिक, उन्होंने इस पर रिसर्च किया है और उनका ये कहना है कि ये जो वेरिएंट है ये तो जुलाई में ही भारत आ गया था और इसने अपना कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाया है। यानी ये आया और गया। और इसके बारे में एक चीज़ और कही जा रही है कि ये जो BF7 है इसकी उम्र भी 3 दिन है। जैसे डेल्टा था या दूसरा ओमिक्रॉन था, उसमें कम से कम 7 से लेके और 14 दिन तक का समय था। अगर एक आदमी को अगर संक्रमण हो गया तो 7 दिन से लेके और 14 दिन के बीच में वो ठीक हो जाता था। लेकिन अभी ये जो आया है ये और कम आया है। ये बता रहे हैं कि 3 दिन से 1 हफ्ते तक के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि भारत के लोगों को जो इम्यूनिटी है बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो इसलिए भारत को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत के लोग हैं वो एक्सपोजर बहुत हो चुका है। क्योंकि लोग यहाँ खुले में ज़्यादा घूमते हैं, मजदूरी करते हैं, कामकाज करते हैं, बसों में चलते हैं। तो लोगों को किसी न किसी रूप में एक दूसरे से इन्फेक्शन फैला है और उस इन्फेक्शन के कारण ये उनकी इम्यूनिटी बन गई है। तो इसलिए भारत को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी है। कल मनसुख मांडविया ने एक समीक्षा बैठक ली थी और आज प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली है। प्रधानमंत्री ने शीर्ष स्तर की मीटिंग ली और कहा कि सब कुछ कंट्रोल में, फिर भी सतर्क रहे। और जो आज की मीटिंग में जो लोग थे उसमें मनसुख मांडविया थे, उसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, उसमें स्वास्थ्य सचिव थे, उसमें गृह सचिव थे, उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी थे, उसमें नीति आयोग के सदस्य थे जो हेल्थ देखते हैं। तो इस तरह से ये जो हुआ है मामला, ये समझाने के लिए हुआ है कि हम तैयार हैं, हमने कोई कोताही नहीं बरती है। और सारे अफसरों को, डिपार्टमेंटों को आदेश दिया गया कि आप बिल्कुल तैयार रहें अगर माने जाए ऐसी स्थिति हो कि भारत में भी अगर लहर आ जाए तो उस लहर का मुकाबला कैसे करना है। अब देखिए, आज आपने टीवी चैनल देखे होंगे तो
आज संसद भवन में अधिकतम सांसद मास्क पहन कर आए थे। और अगर आप मेट्रो में गए हों, बसों में गए हों, वहाँ भी लोगों ने मास्क पहने हुए थे। और सड़कों पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे वहाँ भी लोगों ने मास्क पहने हुए थे। इसका मतलब ये है कि लोग अब थोड़ा सा डर रहे हैं, और डरना स्वाभाविक भी है और डरना भी चाहिए। मास्क पहनना, ये तो वैसे ही इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में कि अगर आप मास्क पहनेंगे तो कम से कम जो प्रदूषित हवा है वो आपके अंदर नहीं जाएगी, आपका शरीर, आपके जो फेफड़े वो बचे रहेंगे। तो आज वो दिखा, और सरकार ने भी, प्रधानमंत्री ने भी आज इस बारे में रिक्वेस्ट की सबसे कि मास्क जरूर पहने, हाथ धोएं, जो जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसको निभाएं। तो ये इस मामले में आज ये डेवलपमेंट रहा। और आज मित्रों एक और खबर है, जो आपको याद है कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद चल रहा है। 2020 में जो पूर्वी लद्दाख में सैनिक, जो चीनी सैनिक घुस गए थे, और गलवान में एक गुत्थम गुत्था हुई थी जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के करीबन 45 सैनिक मारे गए थे। तो उसको वापस चीन अपनी जो उनके ओरिजिनल जगह थे, पोस्ट थे, वो वहाँ वापस जाएं, उसके लिए मीटिंगें चल रही हैं। और आज उसमें 17वें दौर की बैठक हुई, और उसमें भी यही चीज़ें हुई, यही बातचीत हुई कि चीन को पुराने स्थानों पर जाना चाहिए, जिसमें वो अपनी पोस्ट छोड़ के भारत की तरफ आए हैं, वहाँ चले जाने चाहिए। वैसे बहुत सारे जो इलाके हैं उनमें चीन वापस हो गया है, चाहे पेंगंग सो लेक है वहाँ से पीछे हो गया है, जो फिंगर 4 और फिंगर 8 था, और जो हॉट स्प्रिंग था वहाँ से पीछे हो गया। लेकिन अभी जो डेप्सांग का मैदान है वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और आज दिल्ली में और उत्तर भारत में काफ़ी ठंड हो गई है, गलन हो गई है, और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि शनिवार तक दिल्ली में शीतलहर चलने की आशंका है। तो इसलिए लोग घरों से बड़ी आसानी से निकलें। एयर चीफ मार्शल ने कहा है, BR चौधरी, कि एयरफोर्स को अभी बूस्टर डोज की ज़रूरत है। यानी एयरफोर्स में भी अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं कि जैसे जहाज़ हैं वो पुराने हो गए हैं, और जितनी ज़रूरत है उससे अभी कम है। तो उन्होंने कहा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को सरकार जल्दी जल्दी पूरा करे। मित्रों, ज़मीन घोटाले में कांग्रेस परिवार का, जो सोनिया गांधी परिवार है, उनके दामाद है वाड्रा, इनको आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और जयपुर की कोर्ट ने जो इनके खिलाफ एक मामला चल रहा था ज़मीन खरीद को लेकर, उनसे उनकी जो वाड्रा ने FIR क्वेश्चन करने की डिमांड की थी, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। और कोर्ट ने ED को कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने इनकी नहीं सुनी तो फिर इनको आप अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अरेस्टिंग के खिलाफ सुरक्षा मांगी थी। तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो जांच है, जांच में आपको सहयोग देना चाहिए। आज मित्रों, हिंदी में बद्री नारायण, अंग्रेजी में अनुराधा राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से शामिल किया, इनको सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और साहित्य अकादमी के सचिव श्रीनिवास ने कहा कि 23 भाषाओं के लिए घोषित इन पुरस्कारों में 7 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 2 साहित्य समालोचना और 3 नाटक और 1 आत्मकथा भी शामिल है। तो ये बहुत बड़ा सम्मान होता है जो लेखकों के लिए, जो लेखक हैं उनको साहित्य कला अकादमी का अवार्ड मिलता है, तो बड़ी बस सम्मान मिलता है। मित्रों, एक और खबर आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि कोविड को ही देखते हुए आंध्र प्रदेश में एक परिवार ऐसा था
कि वो डर के मारे, जब से लॉकडाउन लगा था 2020 में, तब से ही माँ और बेटी कमरे में बंद है, वो घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उन्हें इतना डर हो गया कि हम बाहर निकलेंगे तो कहीं मर ना जाएं। तो आज उस महिला के पति ने पुलिस में आज कहा कि इस तरह से उनके घर में बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, तो पुलिस ने फिर उनको घर से बाहर निकाला। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऐसे ऐसे किस्से इस देश में आते हैं सुनने में। संसद में गतिरोध है, और आज संसद नहीं चलने दी विपक्ष ने चीन को लेकर। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चीन को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करना चाहती हैं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तो फिर आज उन्होंने लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी, हंगामा होता रहा। तो अब कल देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। CUET UG के लिए पूरे देश में 1000 परीक्षा केंद्र होंगे इस बार। अगर आपको याद हो कि CUET के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे वो थोड़ा डिले हो गए थे और उसके कारण एडमिशन लेट हुए। तो अब इन्होंने, अब चूँकि अभी समय है जब अगले साल एडमिशन होंगे, तो फिर जो NTA है वो एग्ज़ाम करेगी, और वो मुझे लगता है कि फिर जो है शांतिपूर्वक तरीके से कर पाएगी। अगली खबर है, भारत को लेकर जिनपिंग की दुविधा बरकरार है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद रिश्ते तनावपूर्ण हैं। जिनपिंग ने एक तरफ तो भारत से जो संबंध बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ जिस तरह से चीन की सेना भारत में हस्तक्षेप करती है, जैसे 2020 में लद्दाख में हुआ था और अभी 9 दिसंबर को अरुणाचल में हुआ था, तो उसके कारण एक जो दुविधा की स्थिति है कि हम दोस्ती करें या दुश्मनी करें। दोस्ती भी नहीं कर सक रहे हैं पूरी तरह से, और दुश्मनी भी नहीं निभा रहे। तो उसमें भी उनकी ये शी जिनपिंग इसको लेके बड़े परेशान हैं। भारत अमेरिका के रक्षा प्रमुखों की वैश्विक सुरक्षा मुद्दे पर चर्चा हुई है। युद्ध खत्म करने को समझौता नहीं करेंगे जेलेंस्की चोरी छुपे अमेरिका गए हैं, और अमेरिका में जाने के बाद उन्होंने बयान दिया है कि वह समझौता नहीं करेंगे। और जेलेंस्की ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। उसने रूस से पंगा लेकर, रूस ने यूक्रेन की कोई चीज़ नहीं छोड़ी हुई। उसने हर बिल्डिंगें, बिजली के जो उत्पादन केंद्र हैं जहाँ जनरेशन होती है बिजली की, सब ख़त्म कर दिए। लेकिन ये जो जोकर आया है, इस जोकर ने बर्बाद कर दिया है रूस को। और ऐसा सुनने में आया कि वहाँ जो भी अपोजिशन के लीडर हैं सबको इसने जेल में डाल रखा है कि कोई उसके खिलाफ आवाज़ न उठाए। जनता भी इसके खिलाफ सड़कों पर नहीं आ रही कि इसको हटाओ, कम से कम ये हटेगा तो दूसरा कोई आएगा, वो कम से कम शांति बहाली तो करेगा। वहाँ पे रूस से समझौता करेगा, शांति समझौता होगा, तो कम से कम युद्ध तो खत्म हो। लेकिन ये आज इसने अमेरिका में जाके, क्योंकि जो युद्ध लड़ रहा है वो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड युद्ध लड़ रहा है। ये क्या युद्ध लड़ रहा है? ये तो मोहरा बना हुआ है, जोकर है, कॉमेडियन है, तो ये इसके बस का कुछ है नहीं। इसने पूरी मानवता को खतरे में डाल दिया, केवल यूक्रेन को नहीं पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। और मित्रों, जो नेपाल से भी खबर आ रही है कि नेपाल में देउबा दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वैसे वहाँ पूरा समर्थन, पूरा बहुमत किसी को नहीं मिला था। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी और जो CPM है वहाँ पे, माओइस्ट पार्टी है, उसके बीच में समझौता हुआ है। और प्रचंड जो उनके नेता हैं वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन चूँकि सीटें कांग्रेस की ज़्यादा हैं तो इसलिए देउबा ने वो पद नहीं छोड़ा और वो बने रहेंगे। नेतन्याहू फिर बनेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री। जो नेतन्याहू हैं ये भी दक्षिणपंथी नेता हैं, और चुनाव इस बार हुए हैं तो उस चुनाव में उनकी सरकार को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन जो निर्दलीय हैं उनको मिलाकर उन्होंने वहाँ सरकार बना ली है। और 73 वर्षीय नेतन्याहू प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो मेरे ख्याल से उनको यहाँ आना चाहिए। क्रिकेट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। उमेश और अश्विन ने बांग्लादेश को 227 रनों पर समेटा। आज पहला दिन था और पहले दिन में बांग्लादेश केवल 227 रन बना सकी। और इनमें जो हमारे
खिला जो हमारे गेंदबाज हैं उनमें उमेश ने 4 विकेट लिए और रविंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। अश्विन ने भी 4 विकेट लिए और उमेश ने भी 4 विकेट लिए। 8 विकेट इन दोनों ने मिलकर लिए। और जो दूसरी हमारी तरफ से शुरुआत हो गई है और केएल राहुल 3 रन से खेल रहे हैं और शुभम गिल 14 रन पर बनाकर खेल रहे हैं। तो बिना विकेट खोए 19 रन बन चुके हैं। अब इसमें कल आगे पारी शुरू होगी। और आपको बता दें कि जो पहला मैच हुआ था टेस्ट मैच, वो भारत ने 188 रनों से जीता था। ये दूसरा मैच है, देखते हैं इसमें आगे इसमें क्या होता है। जो रमीज राजा हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया है और वहाँ 14 सदस्यीय एक पैनल बनाया गया है। तो पाकिस्तान में हर जगह क्या वहाँ हाल हो रहा है, कमाल की बात है। थोड़ा सा कारोबार की बात करें तो चीन के साथ कारोबारी रिश्ते तोड़ने से हो सकता है नुकसान। ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, उन्होंने कहा है कि चीन के साथ कारोबारी रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए, चाहे कितने ही उनके खटास वाले संबंध हो। तो संबंधों में अगर हमने सब तोड़ दिए तो भारत को उसमें ज़्यादा नुकसान होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है और हमारे जो कच्चा माल है वो चीन से बहुत ज़्यादा आता है। कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को आगे बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने 2020 में स्कीम शुरू की थी, अब चूँकि उत्तर प्रदेश के भी इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं और गुजरात के भी ख़त्म हो गए हैं, हिमाचल के भी ख़त्म हो गए, तो इसलिए अब हो सकता है कि वो स्कीम ख़त्म हो जाए। जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं प्रति व्यक्ति को, वो शायद कल इस पर चर्चा होगी तो शायद वो बंद करने की घोषणा हो जाए। क्योंकि 80 लाख करोड़ लोगों को कितने साल तक आप, कितने समय तक आप मुफ्त राशन दे सकते हैं। हालांकि इस पर लोगों का ये भी कहना है कि बेरोजगारी है, तो अगर ये स्कीम बंद होगी तो बहुत सारे लोग भूखे मरने के लिए सड़कों पर आ सकते हैं। रिलायंस की होगी मेट्रो कैश एंड कैरी है। मेट्रो कैश एंड कैरी जो मॉल है, ये रिलायंस ने जीत लिया है। जहाँ जहाँ भी मेट्रो के ऑफिस होंगे वहाँ इनके कैश एंड कैरी मॉल स्थापित किए जाएंगे। फेसबुक इंस्टाग्राम पर 2.29 करोड़ सामग्रियों के खिलाफ हुई कार्रवाई। और मित्रों आपको बता दें कि जो हमारा यूट्यूब है उसने 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया था भारत में। इन्वेस्ट नहीं, जो जनरेट किया था रेवेन्यू, उसमें से 10,000 करोड़ हमारे भारत के जीडीपी में लगी है। और करीबन 7,05,000 यूट्यूबर क्रिएटर खड़े हुए हैं जो पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं और उसमें सरकार को टैक्स देते हैं। तो मित्रों आज की यही बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। कल आपसे फिर बात करेंगे और अगर सुझाव हो तो मुझे ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।